कि अगर आपको पता करना हो कि आपका स्ट्रक्चर प्लेनर है या नॉन प्लेनर, आप कैसे करेंगे? वेरी सिंपल ट्रिक्स। देखो आपको क्या कर लेना है, काउंट नंबर ऑफ सिग्मा, दैट मीन्स सिंगल बॉन्ड को काउंट कर लेना है, एंड लोन पेयर वो कौन सा? लोकेलाइज, दैट मीन्स जो रेजोनेंस में नहीं जा रहा है, जो एक ही एटम पे है वो आगे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, आगे शिफ्ट नहीं हो रहा है, तो वैसे लोन पेयर को काउंट करना है, और सिग्मा बॉन्ड दैट मीन्स सिंगल बॉन्ड को काउंट कर लेना है। ये कोई भी कर सकता है, राइट? तो कोई बच्चा बोलेगा कि सर ये तो बहुत ईजी काम बता दिया आपने, सिग्मा बॉन्ड अभी काउंट करके देता हूँ, लोन पेयर अभी देता हूँ। तो अगर तुम ये दोनों काउंट कर लिए तो हम आपको बता रहे हैं कि आपका प्लेनर होगा या नॉन प्लेनर, वो भी सिंपल ट्रिक से। तो कैसे होगा, ध्यान से देखो। हमने काउंट कर लिया, किसका काउंट करना वो भी क्लियर है। जितने भी सेंट्रल एटम हैं उस मॉलिक्यूल या कंपाउंड में, जितने भी सेंट्रल एटम हैं उन सबके सिग्मा और लोन पेयर को हमने काउंट कर लिया। अगर वो काउंटिंग, ध्यान से देखो, अगर वो काउंटिंग, ट्रिक का पॉइंट ये है, अगर वो काउंटिंग 31 आ रहा है या 40 आ रहा है, डेट मीन्स क्या हो गया, 3 सिग्मा 1 लोन पेयर, या फिर 4 सिग्मा 0 लोन पेयर। इस टाइप से पहला वाला सिग्मा है, जो नंबर फर्स्ट है वो सिग्मा है, सेकेंड वाला लोन पेयर। सिमिलरली इधर जो नंबर है वो पहला सिग्मा है, दूसरा वाला लोन पेयर। तो ये काउंट कर सकते हैं, सिग्मा और लोन पेयर काउंट कर लो। अगर वो 3-1 आ रहा है, 4-1 आ रहा है, 5-1 आ रहा है, 6-1 आ रहा है। अच्छा देखो ये नंबर याद रखना बहुत ईजी है, 31, राइट, उसके बाद 10 0 41, 10 0 51, 10 0 61। वेरी सिंपल। 31, 41, 51, 61 का क्या मतलब है, 3 सिग्मा 1 लोन पेयर, 4 सिग्मा 1 लोन पेयर, 5 सिग्मा 1 लोन पेयर, 6 सिग्मा 1 लोन पेयर। अगर ये होता है तो ये स्ट्रक्चर आपको पक्का नॉन प्लेनर होगा, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड थिंग कि अगर कहीं पे 4 सिग्मा 0 लोन पेयर, 5 सिग्मा 0 लोन पेयर, 6 सिग्मा 0 लोन पेयर, 7 सिग्मा 0 लोन पेयर, अगर ये आ रहा है तो ये सब भी आपके नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होंगे। और इसको कैसे याद रखेंगे, तो वेरी सिंपल, 40 उसके बाद 10 जोड़ो, राइट, सब में आपको कितना ऐड कर देना है, 10। तो 40 50 60 70, 40 से पहले 31, 41, 51, 61, दैट्स वेरी सिंपल। ये नंबर याद रखना। अगर ये सिग्मा और लोन पेयर का काउंट, ध्यान रहे पहला सिग्मा है दूसरा लोन पेयर, अगर ये काउंट आ रहा है तो आपका स्ट्रक्चर नॉन प्लेनर होगा, अदरवाइज हर केस में वो प्लेनर होगा। चलिए अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन की, आप मेरे ट्रिक्स को कैसे अप्लाई करेंगे। तो वेरी सिंपल, देखो मैंने एक मॉलिक्यूल लिया है CH4, तो इसमें आप काउंट कर लेंगे, राइट, 4 सिग्मा है 0 लोन पेयर, 40 आ गया तो क्या हो जाएगा, ये नॉन प्लेनर। 4 सिग्मा 0 लोन पेयर, राइट, तो नॉन प्लेनर। सिमिलरली इसमें काउंट करो तो आपके पास 2 सिग्मा एंड 1 लोन पेयर आएंगे, राइट, तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं बताया तो ये क्या हो जाएगा, प्लेनर। इसमें काउंट करो, आपको 3 सिग्मा 1 लोन पेयर, तो 31 बताया था, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन प्लेनर। इसमें काउंट कर लो आपका 4 सिग्मा 1 लोन पेयर, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन प्लेनर। कौन कौन था, 31, 41, 51, 61 एंड 40, 50, 60, 70, डैट ये टोटल 8 नंबर थे जिसको हम इजीली याद रख सकते हैं। जैसे अगेन PCl5, तो इसमें क्या है, 5 सिग्मा 0 लोन पेयर, 50 हो गया तो नॉन प्लेनर। नाउ इसमें आप देख सकते हो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर करके कि इसमें आपके पास 4 सिग्मा आ जाएंगे और 1 लोन पेयर होगा, तो ये क्या हो जाएगा, फिर से नॉन प्लेनर। यहाँ पे ध्यान दो कि ये जो सारे एटम हैं ये कार्बन है, राइट, और ये कार्बन अगर है तो सब में आप ध्यान से देखो, सब कार्बन का आपके पास 3 सिग्मा 0 लोन पेयर है, तो इसकी वजह से तो अभी तक ये प्लेनर है। बट इसको देख लो, ये वाले नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में जाएगा, लोन पेयर सिंगल डबल से, इसलिए ये काउंट नहीं करेंगे। तो इस नाइट्रोजन का अगर काउंट करेंगे हम तो उसमें भी 3 सिग्मा और 0 लोन पेयर अभी बोलना पड़ेगा, राइट। इस पॉइंट को ध्यान से देखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। हमने बताया था कि वो लोन पेयर जो लोकेलाइज्ड हो, रुका हुआ हो, यहाँ पे ये लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा, तो इसलिए ये काउंट नहीं करेंगे। तो सब 3 + 0 वाला है, तो इसलिए ये कैसा हो जाएगा आपका, प्लेनर। क्यों, क्योंकि वो उस नंबर में नहीं आ रहा है। यहाँ पे 6 सिग्मा 0 लोन पेयर 60, तो क्या हो जाएगा, नॉन प्लेनर। यहाँ पे 2 सिग्मा 2 लोन पेयर, तो ये क्या हो जाएगा, प्लेनर, क्योंकि ऐसा कोई नंबर नहीं था। यहाँ पे 4 सिग्मा 2 लोन पेयर, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, प्लेनर।
इस तरह से ऑर्गेनिक में भी दे दे आपको तो भी आप कर सकते हो। मैंने एक पॉइंट लिखा था ऑल सेंट्रल एटम, यहाँ पे ये भी एक सेंट्रल है, ये भी एक है, ये भी एक है, सबका चेक करना है आपको। तो यहाँ पे इसका देखें तो 4 सिग्मा 0 लोन पेयर, कोई भी एक अगर आ गया तो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा आपका नॉन प्लेनर। और इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो सारे कार्बन को चेक करना पड़ेगा, राइट। मॉलिक्यूल में जितने भी सेंट्रल एटम है सबको चेक करना है और इन सब का 3 सिग्मा 0 लोन पेयर है, सबका 3 सिग्मा 0 लोन पेयर होगा, तो इसलिए ये मॉलिक्यूल ओवरऑल क्या हो जाएगा प्लेनर। अगर मॉलिक्यूल में एक भी ऐसा सेंट्रल एटम निकल गया जो आपका फॉलो कर रहा है इस नंबर को 31, 41, 51, 61 को और 40, 50, 60 और 70 को फॉलो कर रहा है तो फिर वो नॉन प्लेनर होगा, बाकी केस में प्लेनर होंगे। देख लो विदाउट ड्राइंग स्ट्रक्चर आप प्रोफेसर के ट्रिक से बता सकते हो कि आपका मॉलिक्यूल प्लेनर होगा या नॉन प्लेनर होगा। तो कहने का सिंपल सा मतलब क्या है कि अगर सारे सराउंडिंग सेम है तो नॉन पोलर, एक लोन पेयर है तो पक्का पोलर, इसकी 100% गारंटी है, इसकी 100% गारंटी है कि अगर सराउंडिंग एटम सारे सेम है तो नॉन पोलर होगा, अगर एक भी लोन पेयर आ गया है सेंट्रल एटम पे तो वो पोलर होगा। नाउ अगर 2 लोन पेयर आते हैं और वो 180 पे हैं और उसके बाद सराउंडिंग एटम आपका सेम है तो फिर नॉन पोलर, अगर सराउंडिंग एटम डिफरेंट हो जाएगा तो फिर पोलर हो सकता है, राइट। और 3 लोन पेयर अगर इक्वल एंगल पर आ रहे हैं, अगेन सराउंडिंग एटम सेम है तो फिर नॉन पोलर होगा, अगर सराउंडिंग एटम डिफरेंट है तो फिर पोलर होगा। चलिए अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन की। तो ध्यान से देखो मैंने लिया CH4, तो मैं इसको डायरेक्ट बता सकता हूँ अपने ट्रिक से, राइट। कैसे कि आप ध्यान से देखो तो सारे सराउंडिंग एटम सेम है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, तो डायरेक्ट आप इसको बोलेंगे क्या नॉन पोलर। यहाँ पे हमें इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट नॉन पोलर। NH3 में अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें 1 लोन पेयर आ जाएगा, राइट। तो मेरे आप उस ट्रिक के पॉइंट से बता सकते हो, एक लोन पेयर है तो ये क्या रहेगा ऑलवेज पोलर। अगर एक आपका लोन पेयर होगा तो सराउंडिंग एटम सेम हो डिफरेंट हो डजंट मैटर, आपका वो पोलर होगा। यहाँ पे भी आप ध्यान से देख सकते हो कि एक लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास, राइट, तो ये क्या हो जाएगा फिर से आपका पोलर। वाटर में 2 लोन पेयर है, राइट, 2 लोन पेयर है बट दोनों लोन पेयर 180 डिग्री पर नहीं आ रहा है, तो 180 डिग्री पर नहीं आ रहा है तो क्या हो जाएगा उस ट्रिक के पॉइंट से पोलर, राइट। SF4 में बात करें तो एक ही लोन पेयर है, राइट, अगर एक लोन पेयर होगा तो फिर से क्या हो जाएगा पोलर। तो अब ध्यान से देखो मैंने ये वो वाला एग्जांपल लिया जिसमें विदाउट ड्राइंग स्ट्रक्चर अगेन वी कैन से कि पोलर होगा नॉन पोलर होगा, और वो भी सिंपल रफी सर के ट्रिक से। क्या करना है, अगर सारे सराउंडिंग सेम है तो नॉन पोलर, और अगर एक ही लोन पेयर कंटेन कर रहा है तो पोलर। 2 लोन पेयर है बट वो 180 पे नहीं है तो भी पोलर, और अगर यहाँ पे फिर से एक लोन पेयर है तो पोलर होगा, राइट। नाउ इधर आते हैं, कुछ ऑर्गेनिक के इस टाइप से दे देंगे। तो ध्यान से देखो तो ये एक सिमेट्रिक, यहाँ तक सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है, राइट, तो ये सब कैंसल आउट हो जाएंगे। जैसे इसके हाइड्रोजन से ये कैंसल आउट होंगे, ये सब एंटी पोजीशन पे सब कैंसिल, और यहाँ पे Cl से Cl भी कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आपका नॉन पोलर हो जाएगा, ये आपका नॉन पोलर हो जाएगा, राइट। नाउ अगर इसके बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे वैसे ही कंसेप्ट से बच्चे बोल देते हैं कि इधर OH है इधर OH है कैंसिल कर देगा, ऐसा नहीं है। ये O पे 2 लोन पेयर भी है, ये भी ध्यान रखो, राइट। तो और इसका स्ट्रक्चर V शेप में बनाना, इसलिए हमने ऐसा बना करके बताया। तो इसका जो रिजल्टेंट है वो कभी 0 नहीं होने वाला है, तो ये स्ट्रक्चर आपका कैसा रहेगा पोलर, राइट। XeF4 में आप देख सकते हो 2 लोन पेयर है, राइट, 2 लोन पेयर है, सराउंडिंग चारों सेम है और 2 लोन पेयर है वो 180 पे आते हैं, इसलिए डायरेक्ट आप क्या बोलेंगे इसको नॉन पोलर। अगर 2 लोन पेयर हो और सारे सराउंडिंग सेम हो और लोन पेयर 180 पे आ रहे हो तो पक्का नॉन पोलर। वैसे ही यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो आपके पास 3 लोन पेयर आएंगे और तीनों लोन पेयर जो है वो इक्वल एंगल पे है, डेट मीन्स 120 पे, और सराउंडिंग अगेन सेम है, तो फिर से ये क्या हो जाएगा आपका नॉन पोलर। यहाँ पर ध्यान से देखो सारे सराउंडिंग एटम सेम, तो क्या हो जाएगा नॉन पोलर।
तो आप देख सकते हो विदाउट ड्राइंग स्ट्रक्चर अगर वो मेरे ट्रिक के 4 पॉइंट अगर आपको मालूम है तो आप इजीली बता सकते हो। नाउ जाते जाते एक ज्ञान की बात, तो देखो अगर मैंने NH3 लिया और NF3 लिया, ये लेने का मेन रीज़न है कि इसका स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ करता हूँ, राइट। NH3 का आपका इस टाइप से हो जाएगा और NF3 का भी आपका इस टाइप से हो जाएगा, राइट। एक कंसेप्ट समझाना चाह रहा हूँ मैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि अभी आपको बताया था जो मेरा कंसेप्चुअल ट्रिक था उससे कैसे आप पता करेंगे, उसका एप्लीकेशन की भी बात हो गई है। तो आपको बोला था कि ड्रॉ एक्चुअल शेप, तो मैंने ड्रॉ कर दिया एक्चुअल शेप। सेकेंड पॉइंट की आपको एरो या वेक्टर ड्रॉ करना लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो हाइड्रोजन लेस है, इससे मोर बॉन्ड के एलोंग ही दिखाना है, तो एक वेक्टर इधर दिखाया मैंने, एक वेक्टर ये दिखाया, एक वेक्टर ये दिखाया। और इन केस ऑफ थर्ड पॉइंट लोन पेयर अवे फ्रॉम लोन पेयर, तो एक ये दिखाया। तो आप देख सकते हो इसमें चारों वेक्टर क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, सब एक ही डायरेक्शन में चारों वेक्टर ऐड होंगे। तो इसका रिजल्टेंट दैट इज म्यू डायपोल मोमेंट, म्यू या रिजल्टेंट आपका ध्यान से देख सकते हो कि जीरो नहीं होने वाला। बस आपको ये देखना होगा या नहीं होगा, तो जीरो नहीं होने वाला है, इसलिए यह मॉलिक्यूल कैसा रहेगा आपका, पोलर। सेम इसमें भी लगाते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखो नाइट्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, तो अब आपको एरो कैसे दिखाना है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ आपको दिखाना है। अच्छा याद कैसे रखना है, तो ऑलवेज दुनिया का हर आदमी क्या क्या चाहता है, लेस से मोर की तरफ जाना, तो इसलिए लेस से मोर की तरफ दिखाना है। सिंपल, यहाँ पे भी दिखा दिया, यहाँ पे, और लोन पेयर में ऑलवेज अवे फ्रॉम लोन पेयर। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, ये 3 वेक्टर ऐड होंगे, राइट, ऐड होकर के इस साइड में आएंगे आपका, और ये वेक्टर अपोजिट में होगा, राइट। तो ओवरऑल रिजल्टेंट जो भी डाउन आ रहा लेकिन थोड़ा कम हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे भी आपका म्यू या रिजल्टेंट जीरो नहीं होने वाला है, इसलिए ये स्ट्रक्चर आपका कैसा है, पोलर। नाउ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इन दोनों में कौन ज़्यादा होगा, ऐसा पूछ सकते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि सब एक तरफ ही ऐड हो रहे हैं, तो इसका रिजल्टेंट ज़्यादा होगा। इसमें 3 ऐड हो रहे हैं, एक सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इसका रिजल्टेंट थोड़ा कम होगा। तो कभी अगर ऐसा पूछ लिया जाए कि NH3 और NF3 में कौन ज़्यादा पोलर है, तो डेफिनेटली आपका NH3 ज़्यादा पोलर होगा। तो चलिए हम कुछ एप्लीकेशन की बात करते हैं। तो ध्यान से देखो, एक क्वेश्चन है कि विच कैन नॉट एग्जिस्ट। तो ध्यान से देखो यहाँ पे नाइट्रोजन ने क्या किया, 5 बॉन्ड बना लिया, राइट, NCl5। तो यू नो नाइट्रोजन की मैक्सिमम औकात जो थी वो 4 ही थी, तो इसलिए ये एग्जिस्ट नहीं होगा। NCl3 बना सकता है नॉर्मल कंडीशन में 3। OF4 ऑक्सीजन जो है वो आपका 2 बॉन्ड बना सकता था और मैक्सिमम 3, यहाँ पे 4 है, तो ये भी नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएंगे, डी। तो इस टाइप का आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कौन एग्जिस्ट नहीं होगा। तो नाइट्रोजन NCl5 क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि 5 बॉन्ड नाइट्रोजन नहीं बना सकता। OF4 क्योंकि ऑक्सीजन 4 बॉन्ड नहीं बना सकता, और वो कैसे, तो वो टेबल वाले ट्रिक जो दिए हैं उससे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, विच कैन नॉट एग्जिस्ट अगेन, ये और उससे अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। जैसे PH5, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि फास्फोरस हाइड्रोजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं है, और फास्फोरस के सराउंडिंग में 5 हाइड्रोजन एकोमोडेट नहीं हो पाते हैं, तो ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं होता है। PH3 एग्जिस्ट होता है बट PH5 नहीं बनते हैं, तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है। HCl6 भी क्यों नहीं हो रहा है, ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग, क्योंकि सल्फर के अगेन सराउंडिंग में 6 क्लोरीन एकोमोडेट नहीं हो पाते हैं, बहुत ज़्यादा रिपल्सन होता है, तो HCl6 भी एग्जिस्ट नहीं होगा। वैसे ही SiBr4 ये भी एग्जिस्ट नहीं होंगे, क्यों, ब्रोमीन का बड़ा साइज होने की वजह से सिलिकॉन 4 ब्रोमीन को संभाल नहीं पाएगा, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन क्या होंगे, डी ऑल। तो ये वो वाले पॉइंट है जहाँ पे आपको वो टेबल से भी ऊपर थोड़ा थिंक करना पड़ेगा, ये सब एग्जिस्ट नहीं होते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, विच एलिमेंट मैक बॉन्ड ऑलवेज इन एक्साइटेड स्टेट, कौन ऑलवेज एक्साइटेड स्टेट में, तो आप बोरॉन को देख सकते हैं, राइट, क्योंकि नॉर्मल स्टेट में तो वो 1 ही बॉन्ड बना पाएगा, एक ही अनपेड है, तो इसलिए ये ऑलवेज एक्साइटेड। कार्बन ऑलवेज एक्साइटेड स्टेट में तभी 4 बॉन्ड बना पाएगा, तो इसलिए ऑप्शन क्या रहेगा, डी। नाइट्रोजन तो आपका नॉर्मल स्टेट में बना सकता है, दैट इज 3 अनपेड होंगे तो 3 बॉन्ड बनाते हैं, जैसे NH3, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन क्या रहेगा आपका, डी। तो अब हम बात करते हैं ट्रिक नंबर 2 की। तो ध्यान से देखिए कि अगर आपको पूछा जाए कि किसी गिवन मॉलिक्यूल में कितने p-p बॉन्ड होंगे या कितने p-d बॉन्ड होंगे, ये अगर पता करना हो तो उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो आप लोग को बता रखा हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन आप इजीली निकाल सकते हैं, राइट। हाइब्रिडाइजेशन से ऑलवेज कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड, राइट। कभी भी पाई बॉन्ड जो बनते हैं, जो भी मल्टीपल बॉन्ड है जो पाई बॉन्ड बनते हैं, वो ऑलवेज
प्योर ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बनता है। तो ये पॉइंट आप लोग को क्लियर होगा। हाइब्रिडाइजेशन से ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड बनेगा और पाई बॉन्ड ऑलवेज प्योर ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बनता है। तो ट्रिक का पॉइंट क्या है, तो वेरी सिंपल है, आप समझें कि आपको सबसे पहले क्या कर लेना है, हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कर लेना है। दैट्स वेरी इजी, राइट। ऑलरेडी आपको ट्रिक बता रखा हूँ, तो आप हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कर लेंगे। हाइब्रिडाइजेशन से आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन सा ऑर्बिटल यूज हो गया सिग्मा बॉन्ड बनाने में, इसलिए उस ऑर्बिटल को आपको क्या कर देना है, एलिमिनेट कर देना, मतलब वो तो चला गया सिग्मा में, तो वो पाई में यूज नहीं हो सकता, राइट। उसके बाद जो ऑर्बिटल बचा हुआ है तो उसको यूज करेंगे हम किस में, पाई बॉन्ड बनाने में। तो इसलिए हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूल में काउंट कर लेंगे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। जितना पाई बॉन्ड होगा उतना ऑर्बिटल यूज होगा, और वो कौन सा ऑर्बिटल, जो एलिमिनेट करने के बाद बचा है, राइट। एलिमिनेट करने के बाद जो ऑर्बिटल बचा है तो वो यूज होंगे पाई बॉन्ड बनाने में, और वो कितना पाई बॉन्ड बना है उससे हम पता कर लेंगे कि कौन कौन सा ऑर्बिटल फर्दर आगे यूज हुआ है, राइट। और एक तीसरा पॉइंट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कभी भी पी पाई डी पाई बॉन्ड की बात आ जाए तो आपको एक बार ये भी देखना है कि क्या सेंट्रल एटम थर्ड पीरियड या उससे नीचे का है कि नहीं, क्योंकि थर्ड पीरियड या उससे नीचे वाले एलिमेंट के पास ही डी ऑर्बिटल हैं, वैकेंट डी हैं। यू नो एक सेकेंड पीरियड के किसी भी एलिमेंट के पास डी ऑर्बिटल नहीं है। तो इसीलिए कभी भी पी पाई डी पाई की बॉन्ड की बात आए तो सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि उसमें कोई ऐसा एलिमेंट है कि नहीं जो थर्ड पीरियड से बिलोंग कर रहा हो या उसके नीचे वाले पीरियड से बिलोंग कर रहा हो। तो चलिए अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन की। तो ध्यान से देखो, मैंने लिखा है कैलकुलेट नंबर ऑफ पी पाई एंड पी पाई डी पाई इन फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। जैसे मैंने लिया SO3, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ट्रिक का पॉइंट हाइब्रिडेशन निकालना है। तो हाइब्रिडेशन निकालना बहुत ईजी है, राइट। आप क्विकली ये ड्रॉ कर लेंगे, राइट। जरूरी नहीं है कि आप प्रॉपर शेप बनाएं, जस्ट ड्रॉ कर लो। यहाँ पे आपको मालूम है 3 सिग्मा 0 लोन पेयर, तो हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp2। इसमें 3 सिग्मा है, राइट, 0 लोन पेयर, तो हाइब्रिडेशन हो गया sp2। तो वही कहने का मतलब है कि सल्फर ने अपना S यूज कर लिया, P में मैक्सिमम 3 ऑर्बिटल 3 घर हो सकते हैं और D इसका पूरा बाकी है। तो इसने sp2 का मतलब क्या हो गया, S और 2p यूज कर लिए। ये सब तो किस में चले गए, सिग्मा में। अब इसका पाई बॉन्ड काउंट करो, पाई बॉन्ड इसने कितना बनाया, पाई बॉन्ड टोटल इसने 3 बनाया, राइट। तो 3 बनाया है, तो देखो एक ये P बचा हुआ है, तो ये जो एक पाई बॉन्ड बना है वो किससे बना होगा, पी पाई से। सल्फर का भी P यूज हुआ और ऑक्सीजन का तो P यूज होगा, ऑक्सीजन के पास D नहीं है। उसके बाद अभी भी ये 2 और पाई बना रखा है, राइट। तो 2 पाई आप कैसे बनाएगा, ये दोनों D को यूज करेगा, तो इसलिए सल्फर का D यूज हुआ, ऑक्सीजन का P। तो ये दोनों बॉन्ड कैसे बना हुआ है, सल्फर का D है और ऑक्सीजन का P है। तो इसलिए अगर मैं SO3 में बात करूं तो P पाई हो जाएंगे 1 और P पाई D पाई हो जाएंगे आपके 2। ये सल्फर का है, ये ऑक्सीजन का। तो आई होप समझ में आया होगा, बहुत इजी है कैलकुलेट करना। चलिए एक और एग्जांपल से देखते हैं, XgOF4। तो आप क्या करेंगे, XgOF4 का आप नॉर्मल जैसे मन करे एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो, राइट। तो ये 6 बॉन्ड बनाया, तो एक लोन पेयर है। हाइब्रिडेशन इसका निकालो, ध्यान से देखो, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा और एक यहाँ पे 1 सिग्मा, 5 सिग्मा और एक लोन पेयर, तो 6 हो गया। तो हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp3d2, राइट, क्योंकि 5 सिग्मा 1 लोन पेयर है। sp3d2 कहने का मतलब क्या हो गया, s p में 3 और d। ध्यान से देखो, s यूज कर लिया इसने, p के तीनों यूज कर लिए इसने, d का भी 2, यहाँ तक तो वो किस में चला गया, सिग्मा में। उसके बाद इसमें पाई बॉन्ड काउंट करो, तो पाई बॉन्ड कितना है, एक ही बनाया है, राइट। और वो किससे बनाएगा, तो आप ही सोचो, क्योंकि इसने S P और D भी 2 यूज कर लिया, तो ये वाला D यूज होगा, राइट। तो इसलिए इसमें P पाई अगर पूछे तो वो तो 0, क्यों, क्योंकि जिन्होंने के पास अब P बचा नहीं, सब तो वो सिग्मा में यूज कर लिया। और P पाई D पाई की बात करें तो एक पाई बॉन्ड बना रखा है, इसलिए एक, पहले ये भी देखना है कि पाई बॉन्ड है कि नहीं, राइट। तो एक पाई बॉन्ड बना रखा है जिसमें जेनॉन ने अपना D यूज किया, राइट, और ऑक्सीजन तो अभी भी अपना P यूज करेगा। सिमिलरली C में बात करते हैं, H3PO4। तो आप क्या करेंगे, P डबल बॉन्ड OH OH एंड OH, राइट। तो इसमें देख सकते हो 4 सिग्मा है, तो sp3, 4 सिग्मा 0 लोन पेयर से sp3 हो गया, मतलब फास्फोरस ने अपना S और P3 यूज कर लिया, D इसका पूरा
खाली पड़ा हुआ है, S और 3P यूज कर लिया यहाँ से, तो ये सब तो चलेगा उसके सिग्मा में। पाई बॉन्ड उसने कितना बनाया है, 1 पाई बॉन्ड बनाया है, राइट। अब चूंकि P बचा नहीं तो वो किससे बना होगा, D से, तो इसलिए अगर मैं इसमें बात करूं तो P पाई कोई पूछे तो 0, क्यों, क्योंकि फास्फोरस अपना P पूरा का पूरा सिग्मा में यूज कर लिया है, और P पाई D पाई पूछे तो वो हो जाएगा 1, राइट। और ये किसका मैंने फास्फोरस का लिखा और ये ऑक्सीजन का। कुछ बच्चे ऐसा सोच लेते हैं जितना पाई बॉन्ड होगा उतना P पाई D पाई, ऐसा कोई जरूरी नहीं, पहले आपको हाइब्रिडेशन निकालना पड़ेगा फिर वहाँ से आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, राइट। सिमिलरली H2SO4, तो H2SO4 आप बना लो, इसका हाइब्रिडेशन निकालोगे 4 सिग्मा 0 लोन पेयर से sp3, डेट मीन्स अगेन इसने S और 3P यूज कर लिया, तो अब जो भी पाई बॉन्ड बना इसने 2 पाई बॉन्ड बनाया है, पाई कितना बना इसने 2, तो ये जो भी बना वो किससे बना हुआ है बताओ, तो D से, क्योंकि P तो पूरा यूज कर लिया, तो ये दोनों D यूज किया होगा, तो इसलिए इसमें P पाई बात करेंगे तो 0 और P पाई D पाई बात करेंगे तो वो 2, ये किसका, सल्फर का बात कर रहा हूँ और ये ऑक्सीजन का। चलिए हम कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कंटेन P पाई D पाई बॉन्ड, और मान लीजिए ये ऑप्शन आपके सामने है, राइट। P पाई D पाई बॉन्ड की बात हो रही है, तो एक करने का स्मार्ट तरीका ये है कि P पाई D पाई जैसे ही बोला तो हमें देखना है कि मॉलिक्यूल में एटलीस्ट थर्ड पीरियड का एलिमेंट या उससे नीचे वाला एलिमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड, कार्बन सेकंड पीरियड, ऑक्सीजन सेकंड पीरियड, तो इसमें तो कभी हो ही नहीं सकता, इसलिए ये ऑप्शन को चेक ही नहीं करना है। सिमिलरली HNO3 में हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड, नाइट्रोजन सेकंड पीरियड, ऑक्सीजन सेकंड पीरियड, तो यहाँ भी चेक ही नहीं करना आपको, राइट। यहाँ पे कार्बन सेकंड पीरियड, ऑक्सीजन सेकंड पीरियड, तो यहाँ भी चेक ही नहीं करना है, तो इसलिए एक ही ऑप्शन बचा, डेट इज डी। और HClO4 में हो जाएगा, क्यों, हाइब्रिडेशन है sp3, राइट, और 3 पाई बॉन्ड है तो तीनों P पाई D पाई होंगे, तो ये करने का स्मार्ट तरीका हुआ। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2, विच मॉलिक्यूल कंटेन P पाई एंड P पाई D पाई, तो दोनों कंटेन करना है, तो डेफिनेटली अगेन आपको वो मॉलिक्यूल सर्च करना है जिसमें थर्ड पीरियड या उससे नीचे वाले एलिमेंट हो, तो इसमें तो चेक करना क्या है, बेवकूफ़ी है, और अगर ये नहीं होगा तो ऑप्शन डी नहीं होगा। अब इन दोनों में से बचा H2SO4 में हाइब्रिडेशन निकालेंगे तो हो जाएगा sp3। sp3 को करने मतलब कि S और P पूरा उसने यूज कर लिया, राइट, सिग्मा में, तो पाई बॉन्ड जो भी इसने बना रखा है 2 वो सब D से बना है, तो P पाई यहाँ नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन कौन होगा, C। क्यों, क्योंकि इसका हाइब्रिडेशन निकालोगे तो 2 सिग्मा 1 लोन पेयर से sp2, तो sp2 कहने मतलब कि S और 2 P यूज किया है, तो अभी भी 1 P बाकी है, तो उस P से उसने एक P पाई बनाया होगा, और चूंकि इसमें पाई बॉन्ड 2 हैं तो दूसरे वाले पाई बॉन्ड D से बने होंगे, तो इसलिए ऑप्शन आपका हो रहेगा C। तो चलिए अब हम जाते जाते ज्ञान की बात करते हैं। ज्ञान की बात में यह है कि अगर कहीं पे आपने हाइब्रिडेशन निकाला और वो sp3 आ रहा है, किसी मॉलिक्यूल में हाइब्रिडेशन आपने निकाला sp3 आ रहा है, तो और उसमें नंबर ऑफ P पाई D पाई कैलकुलेट करना हो, P पाई D पाई बॉन्ड कितने हैं, तो वो डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि उस मॉलिक्यूल में जितने पाई बॉन्ड होंगे उतना ही नंबर ऑफ P पाई D पाई बॉन्ड होंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे H2SO4, तो आप क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आप क्विकली हाइब्रिडेशन इसका निकालोगे तो क्या आ जाएगा, sp3, चाहे sp3 हो या उसके आगे हो, sp3d हो, sp3d2 हो, जो भी हो, अगर हाइब्रिडेशन sp3 या उसके आगे वाला हो तो नंबर ऑफ P पाई D पाई बॉन्ड उतना ही होगा जितना उसमें पाई बॉन्ड होगा मॉलिक्यूल में। जैसे फॉर एग्जांपल तो sp3 हो गया, तो अगर इसमें नंबर ऑफ P पाई D पाई बॉन्ड की बात करता हो तो हमें डायरेक्ट दिख रहा है कि 2 पाई बॉन्ड बनाया, तो कितने हो जाते हैं, 2, ये कहने का पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर हाइब्रिडेशन sp2 है, ध्यान दें sp2 है, तो उस केस में नंबर ऑफ P पाई D पाई बॉन्ड निकालना हो तो जितना मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड होगा उससे एक कम कर देना। फॉर एग्जांपल SO2, तो SO2 आप बनाओगे तो यहाँ पे 2 सिग्मा 1 लोन पेयर से हाइब्रिडेशन हो गया sp2, राइट, तो इसलिए P पाई D पाई अगर आपसे पूछे तो डायरेक्टली आप कैसे कर सकते हो, 2 पाई बॉन्ड है तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड डेट इज 2 -1, तो कितना हो जाएंगे। सबसे पहले देखो ट्रिक नंबर 1 में मैंने रेफरेंस लिखा है नाइट्रोजन को, क्योंकि नाइट्रोजन के बारे में सबको आइडिया है कि इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन 14 हो जाएंगे, एक नाइट्रोजन का 7, 2 नाइट्रोजन है तो 14। नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है,
तो व्हाट डू यू मीन बाय बॉन्ड ऑर्डर? बॉन्ड ऑर्डर इन द सेंस दो एलिमेंट के बीच में कितना बॉन्ड बना हुआ है। तो यू नो नाइट्रोजन रेफरेंस मैंने इसलिए लिया क्योंकि नाइट्रोजन के बारे में सबको मालूम है, इसमें 3 बॉन्ड है, इसलिए इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 3। ये सभी को मालूम है। टोटल इलेक्ट्रॉन 14, तो 14 को मैंने क्या किया रेफरेंस लिया। अब 14 के इस साइड या 14 के इस साइड में जाऊं तो 14 के बाद 15, 16, 17, 18, 19, 20, क्योंकि 20 तक लगाना था। और इस साइड भी उतना ही नंबर बैक में 13, 12, 11, 10, 9, 8, ये इलेक्ट्रॉन के नंबर लिख दिए। जो भी मॉलिक्यूल आपको गिवन होंगे उसका इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेना है, वेरी इजी। ना उसके बॉन्ड ऑर्डर, तो 14 के लिए आपको मालूम है कि बॉन्ड ऑर्डर कितना है 3 ऑलरेडी, ये आपकी आंखों के सामने है। नाउ द क्वेश्चन इज कि आप आइदर साइड जाओ, 14 के इस साइड जाओ या 14 के इस साइड जाओ, आपको 0.5 क्या करते जाना है, कम करते जाना है। तो यहाँ पे मैं कितना लिख दूंगा 2.5, फिर 0.5 कम करेंगे तो 2, फिर 0.5 कम करेंगे तो 1.5, फिर 0.5 कम करेंगे तो 1, फिर कम करेंगे तो 0.5 और ये 0। तो देखो बॉन्ड ऑर्डर मुझे याद हो गया। इलेक्ट्रॉन काउंट करूंगा, डायरेक्ट बॉन्ड ऑर्डर लिखूंगा। इधर देखो, फिर इधर भी जाना है तो 0.5 कम करना आपको, तो ये कितना हो जाएगा 2.5, ये 2, 1.5, 1.5, 0। क्लियर हो गया। 8 से लेकर के 20 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर याद हो गया। नाउ 1 से 8 का कैसे याद रखेंगे? तो सबसे पहले इवन नंबर को मैं ले रहा हूँ, 2, 4, 6, 8, इवन नंबर को मैंने ले लिया। और आपको इवन नंबर वाले में बॉन्ड ऑर्डर 2 वाले में 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0, ऐसे कर देना है। इवन नंबर को मैंने पिकअप किया है और 1, 0, 1, 0, बाकी जो भी बच गया सब में क्या भर दो 0.5 भर दो, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5। देखो बहुत ही सिंपल है। इवन वाला 2, 4, 6, 8 को मैंने लिया, 1, 0, 1, 0 किया और बाकी जो भी बचा सब में 0.5 भर दिया। तो 1 to 8 इलेक्ट्रॉन काउंट करके आ रहा है, तो ये वाले मेथड से आप बॉन्ड ऑर्डर लिख देंगे। और 8 से लेकर के 20 आ रहा है, तो ये वाले मेथड से बॉन्ड ऑर्डर लिख देंगे। एक बार आपको बॉन्ड ऑर्डर आ गया, BO इन द सेंस बॉन्ड ऑर्डर, B मतलब बॉन्ड एनर्जी, S मतलब स्टेबिलिटी, BS मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ, BL मतलब बॉन्ड लेंथ, ये सारे टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक बार आपको बॉन्ड ऑर्डर आ गया तो जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतना ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी, उतना ही ज़्यादा उसका स्ट्रेंथ, उतना ही ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड लेंथ इन्वर्सली होंगे। क्यों? क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होने का मतलब मॉलिक्यूल उतना क्लोज आया, तो बॉन्ड लेंथ उतना क्या हो जाएगा कम। तो इसलिए सिर्फ बॉन्ड लेंथ क्या चलेंगे इन्वर्स में, बाकी सारे क्या चलेंगे डायरेक्टली। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आएंगे सिंपल आपको क्या कैलकुलेट करना है, ऑलवेज बॉन्ड ऑर्डर। एक बार बॉन्ड ऑर्डर आ गया सबका ऑर्डर आ चुका है। नाउ ट्रिक नंबर 2 कि आपको पूछा जा सकता है कि जो गिवन मॉलिक्यूल है वो पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक इन द सेंस कि वो मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो वो अट्रैक्ट होंगे, और डायमैग्नेटिक इन द सेंस कि मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो वो रिपेल होंगे। नाउ द क्वेश्चन इज कि हम कैसे पता लगाएंगे? तो अगेन रफ़ी सर का ट्रिक है। कैसे? कि टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेना है। अगर वो काउंट ऑड नंबर आ रहा है लाइक 1, 3, 5, 7 ऑड नंबर आ रहा है तो पैरामैग्नेटिक, इवन नंबर आ रहा है तो डायमैग्नेटिक लाइक 2, 4, 6, 8। नाउ द ओनली एक्सेप्शन इज कि 10 अगर आ रहा है दैट इज इवन नंबर बट वो होगा पैरामैग्नेटिक, 16 आ रहा है दैट इज इवन नंबर बट अगेन वो होगा पैरामैग्नेटिक। तो 10 और 16 इवन नंबर है उसमें पैरामैग्नेटिक होगा, बाकी रेस्ट जितने भी ऑड होंगे तो उसमें तो वो पैरामैग्नेटिक है ही, इवन में डाया होंगे। तो हम कह सकते हैं गर्व से कि बॉन्ड ऑर्डर का, बॉन्ड एनर्जी का, बॉन्ड स्ट्रेंथ का, बॉन्ड लेंथ का, पैरामैग्नेटिक का, डायामैग्नेटिक का, सबका बदला लेगा रे तेरा रफ़ी सर का ट्रिक। नाउ अब हम बात करते हैं उस ट्रिक्स को कैसे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे BO का मतलब है बॉन्ड ऑर्डर और P का मतलब है पैरामैग्नेटिक, D का मतलब है डायामैग्नेटिक। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल लिए हैं, टोटल 16 एग्जाम्पल लिया हूँ मैं। तो देखो मॉलिक्यूल या आयन का एक कॉलम है और उसके टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करना। एग्जाम में क्वेश्चन आपको ये गिवन होगा, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करना है 10 सेकंड के अंदर में। बॉन्ड ऑर्डर आपका आ गया
और पैरामैग्नेटिक डायमेट्रिक आपके सामने आ चुका है। नाउ तो क्वेश्चन इज कि कैसे करेंगे। N2 तो यू नो एक नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 2 नाइट्रोजन है तो 14 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे O2 तो कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 8 to the 16 इलेक्ट्रॉन। O2 माइनस 16 और एक और आ गया तो 17 इलेक्ट्रॉन। O2 2 माइनस 16 और 2 तो 18 इलेक्ट्रॉन। O2 प्लस तो 16 में से एक गया तो 15 इलेक्ट्रॉन। C2 6 to the 12, B2 5 to the 10, Cn माइनस कार्बन के 6, नाइट्रोजन के 7, 13 और एक माइनस तो 40। तो ये बहुत इजी वे में आ गया। नाउ देखो बॉन्ड ऑर्डर, चूंकि इलेक्ट्रॉन जैसे ही काउंट हुआ बॉन्ड ऑर्डर 14 के लिए हमने क्या बोला था 3, 16 कैसे हो गया 14 के बाद 15, 15 के बाद 16 तो 2 बार 0.5 कम करेंगे तो 2, 17 में और 0.5 कम होगा तो 1.5, 18 में और 0.5 कम होगा तो 1, 15 में 14 के जस्ट हो जाए 0.5 कम होगा तो 2.5, 12 में 14 के बाद 13, 13 के बाद 12 तो कितना हो जाएगा 2, 10 में आपका कितना जाएगा 1, 14 में अगेन 3। पैरामैग्नेटिक डायमेट्रिक कैसे 14 इवन नंबर तो डायामैग्नेटिक, 16 इवन नंबर बट एक्सेप्शन तो पैरामैग्नेटिक, 17 ऑड तो पैरामैग्नेटिक, 18 इवन तो डायामैग्नेटिक, 15 ऑड तो पैरामैग्नेटिक, 12 इवन तो डायामैग्नेटिक, 10 इवन बट एक्सेप्शन तो पैरामैग्नेटिक, 14 इवन तो डायामैग्नेटिक। तो देख सकते हो आप कैसे मैं इजी वे में कर रहा हूँ। सिमिलरली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए अब तो NO नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8 तो कितना हो गया 15, NO प्लस तो 15 में से एक चला जाएगा तो 14, C2 2 माइनस 6 to the 12 और 2 और आ गए तो 14, He2 प्लस He का 2 He है तो 4, 1 प्लस तो 3, Li2 प्लस लिथियम का 3, 2 लिथियम है तो 6, एक चला गया तो 5, B2 5 to the 10, Ne2 10 to the 20, Be2 4 to the 8। तो देखो बहुत इजी है इलेक्ट्रॉन काउंट करना। नाउ अब इसके बॉन्ड ऑर्डर तो 15 है तो 14 के जस्ट बाद वाला तो 2.5, 14 है तो 3, 14 है तो 3 है तो बताया था 2, 4, 6, 8, 1, 0, 1, 0 तो ये 2 के बाद वाला है तो 0.5, ये 4 के बाद वाला है तो 0.5, बाकी सब में 0.5, इवन नंबर में सिर्फ 1, 0, 1, 0 था। 10 है तो 1, 20 है तो 0, 8 है तो 0। तो जहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 0 आया, जैसे आप देख सकते हो इस केस में बॉन्ड ऑर्डर 0 आया, इस केस में बॉन्ड ऑर्डर 0 आया, तो इसका क्या मतलब है कि ये मॉलिक्यूल डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं होगा। यही रीज़न है कि नियॉन आपको एटॉमिक फॉर्म में मिलता है। सिमिलरली गैस फेज में बेरिलियम भी आपको एटॉमिक फेज में मिलेगा, नॉट डायटोमिक फेज में। नाउ पैरामैग्नेटिक या डायमेट्रिक की बात करें तो 15 है ऑड तो पैरा, 14 है तो इवन तो डाया, 14 है इवन तो डाया, 3 है ऑड तो पैरा, 5 है ऑड तो पैरा, 10 ध्यान रहे इवन है बट एक्सेप्शन तो पैरा, 20 इवन है तो डाया, 8 इवन है तो डाया। तो आप देख सकते हो मेरे ट्रिक से कैसे इजीली एक बार आपको बॉन्ड ऑर्डर आ गया तो बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी सब डायरेक्टली होंगे, बॉन्ड लेंथ सिर्फ इन्वर्सली होगा। नाउ अब जाते जाते एक ज्ञान की बात, और ज्ञान की बात में ये है कि ये थ्योरी आप अप्लाई कहाँ पे करेंगे तो सिर्फ गैस फेज में। डैट मीन्स कहने का क्या मतलब हुआ, जैसे C2 हमने लिया है तो ये गैस फेज में, नॉट सॉलिड या लिक्विड। N2 लिया है तो ये गैस फेज में, या कहीं पे हमने अगर मान लो कि B2 लिया है तो ये भी गैस फेज में। तो सिर्फ गैस फेज में जब एलिमेंट होंगे तभी अप्लाई करना है। और सेकेंड पॉइंट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि C2 इज़ द ओनली डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल विच इज़ हैविंग बोथ बॉन्ड एज पाई बॉन्ड, क्योंकि C2 में जब आप बॉन्ड ऑर्डर निकालते तो C2 डैट मीन्स 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, और 12 हो गए तो बॉन्ड ऑर्डर इसका आ जाएगा आपको 2। तो इसमें जो दोनों बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच जो दोनों बॉन्ड है वो कौन सा है, पाई बॉन्ड है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जब डायग्राम का ट्रिक दूंगा तो वहाँ पे इसको मैं क्लियर भी करूँगा। एंड कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि विच विल नॉट एग्जिस्ट,
कौन एग्जिस्ट नहीं करेगा? तो डैट मीन्स आपको क्या देखना है कि किस में बॉन्ड ऑर्डर जीरो हो रहा है। बॉन्ड ऑर्डर जीरो होने का मतलब कि वो मॉलिक्यूल के बीच बॉन्ड ही नहीं बना, इसलिए वो मॉलिक्यूल डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं होगा। मैं जो एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसको अच्छे समझना, बहुत ईजी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखो कि यहाँ पे मैंने y एक्सिस पे एनर्जी लिया है, तो यू नो 1s से ज़्यादा एनर्जी 2s की होती है, 2s से ज़्यादा एनर्जी 2p की होती है, राइट? ये सब जानते हैं, इसलिए 1s फिर 2s 2p एंड सो ऑन आप लिखते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसलिए इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर में अरेंज किया है। यहाँ पे हमने नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को लेकर के समझाने की कोशिश की आपको। तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल कैसे बना होगा? नाइट्रोजन का एक एटम इधर से एटॉमिक ऑर्बिटल और नाइट्रोजन का दूसरा एटम तो इधर से एटॉमिक ऑर्बिटल, दोनों नाइट्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल 1s जब ओवरलैप करेंगे तो अगर बॉन्डिंग होगा तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग नहीं होगा तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, राइट? तो इस तरह से हमने ड्रॉ कर दिया है। ध्यान से देखो मैंने लिख दिया है, जो रेड कलर से हमने शो किया हुआ है वो सब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो ध्यान से देखो, ये एंटी बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग है और ये दोनों ही एंटी बॉन्डिंग है। जो ब्लू कलर से हमने शो किया है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये भी है और ये दोनों है, राइट? ब्लैक कलर से जो हमने दिखाया वो एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये जो ब्लैक वाले ये सब एटॉमिक ऑर्बिटल है। तो जब एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेंगे, उसमें एक बॉन्डिंग होगा एक एंटी बॉन्डिंग होगा अगर 1s करेगा, 2s में भी एक बॉन्डिंग होगा एक एंटी बॉन्डिंग होगा, क्योंकि जितने ऑर्बिटल मिक्स होते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेंगे। यहाँ पे टोटल 6 ऑर्बिटल मिक्स होंगे, 3 बॉन्डिंग के होंगे 3 एंटी बॉन्डिंग के। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो कि आपको कैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ड्रॉ करना है। नाउ द क्वेश्चन इज कि देखो N2 में 14 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो जब भी टोटल इलेक्ट्रॉन 14 या 14 से कम होगा, अगर टोटल इलेक्ट्रॉन 14 या 14 से कम होगा तो आपको इस टाइप से डायग्राम दिखाना है। और उसको कैसे याद रखेंगे? तो सिंपल ट्रिक है, देखो 21 21 14 7 से डिविजिबल है, 7 टू द 14 7 3 द 21 21 का कहना मतलब क्या है? पहले नीचे में 2 ऑर्बिटल फिर एक ऑर्बिटल फिर 2 ऑर्बिटल फिर एक ऑर्बिटल। डेट मीन्स जब pp का आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे तो 2 1 2 1 मतलब पाई वाले दोनों नीचे फिर सिग्मा फिर पाई स्टार वाले फिर सिग्मा, तो ये इससे कनेक्ट हो गया। अगर 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होता है तो कैसे करेंगे सर? जैसे O2 में तो 14 से जब ज़्यादा होगा तो सिर्फ थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हो जाएगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा, तो आप कैसे करेंगे? 1 2 2 1, उसके लिए हमने क्या दिया 1 2 2 1, मतलब इन दोनों को क्या कर देना है? इंटरचेंज कर देना है। पाई ऊपर चला जाएगा, सिग्मा नीचे आ जाएगा, बाकी सारे डायग्राम वैसे ही रहेंगे, सब कुछ सेम रहेगा। 1s 2s वाला वैसा ही रहेगा, सिर्फ 2p वाले में चेंज हो जाएंगे, पाई वाला ऊपर चला जाएगा, सिग्मा नीचे आ जाएगा अगर इलेक्ट्रॉन 14 से ज़्यादा होता है तो। इसलिए O2 में ये डायग्राम ना दिखा करके इसको ऊपर करना और इसको नीचे करना है, बस ऊपर वाला वैसा ही रहेगा, ध्यान दे ऊपर वाले में कोई चेंजेस नहीं है। तो ये इसलिए मैंने यहाँ पे एक ड्रॉ करके भी दिखाया है कि अगर O2 होता तो कैसा बनाते, देखो 1 नीचे है और फिर 2 पाई वाले ऊपर है, और ऊपर में जो एंटी बॉन्डिंग वाले हैं वो एज इट इज हैं, पहले पाई फिर सिग्मा, ओके। सिमिलरली इस पे बेस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पूछ सकता है, तो आप देख सकते हो सबसे कम एनर्जी किसकी है? सिग्मा 1s की। उससे ज़्यादा एनर्जी किसकी है? सिग्मा 1s स्टार की। जितना भी स्टार ड्रॉ किया हुआ है वो सब आपका क्या है? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। उसके बाद कौन है? सिग्मा 2s। फिर कौन है? सिग्मा 2s स्टार। फिर अगर 14 इलेक्ट्रॉन से कम वाले हैं तो क्या आ जाएगा? पाई 2px पाई 2py, दोनों की एनर्जी सेम, इसलिए इक्वल साइन, दोनों की एनर्जी सेम लेवल पे है। उसके बाद सिग्मा 2pz, फिर पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, दोनों की एनर्जी सेम एनर्जी लेवल पे है। और फिर उसके बाद लास्ट में सिग्मा 2pz स्टार। अगर O2 का होता है या 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा वाला का होता है तो चेंजेस कहाँ पे आते हैं? ये तो आपका वैसा ही रहता है एज इट इज, यहाँ पे चेंजेस आते हैं। इसको आपको क्या करना था? पहले लाना था, और इसको क्या करते आप? बाद में ले आते। बस इसमें इंटरचेंज होता है, डेट्स इट, बाकी सब वैसा ही रहता है। यू नो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करना है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं नंबरिंग कर करके लिख रहा हूँ ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए। इलेक्ट्रॉन कैसे बनना है ध्यान से देखो, जितना भी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन होगा उसको काउंट कर लोगे और कैसे भरोगे। देखो पहला इलेक्ट्रॉन आपका यहीं आएगा, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन भी आपको यहीं भरना है, तीसरा इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ आएगा, चौथा इलेक्ट्रॉन भी आपको इसी में भरना है, पाँचवा इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा,
छठा इलेक्ट्रॉन भी यहीं भरना है। ये जो नंबर है वो इलेक्ट्रॉन के नंबर के अकॉर्डिंग है। फिर 7 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे 7वां इलेक्ट्रॉन, 8वां होगा तो यहीं पे, 9 होगा तो यहाँ पे, 10 होगा तो यहाँ पे, राइट। पहले सिंगल सिंगल बनना है, फिर पेयरिंग करना है। फिर अच्छा 9 10 में इधर 9 भरो इधर 10 भरो वो चलेगा, राइट। फिर 11th तो इसी में आएगा 11th, आप इसमें भरो या इसमें भरो चलेगा। फिर 12th यहाँ आएगा, फिर 13 यहाँ पे, फिर 14 यहाँ पे, फिर 15 यहाँ पे, 16 यहाँ पे, 17 यहाँ पे, 18 यहाँ पे, 19 यहाँ पे और 20 यहाँ पे। तो ये मैंने नंबर ही कर दिया आपको कि 1 से 20 आपको कैसे भरना है। अगर O2 होता तो क्या चेंजेज होता, तो यू नो O2 में ये वाले सेम ये वाले सेम, सिर्फ ये वाला नीचे आता और ये वाला ऊपर चला जाता। तो क्या चेंजेज होते, 8 तक तो आप ऐसे भरते, 9 10 में पहले आपका 9 10 सिग्मा वाले में चला जाता, फिर 11 12 आपका पाई वाले में जाता, फिर उसी में 13 और 14 आते और ऊपर में तो सेम रहता, फिर 15 16, फिर 17 18 और फिर ऊपर वाले में 19 एंड 20। अब मैं इस डायग्राम को सामने रखते हुए इस पे बेस कैसे प्रॉब्लम पूछे जाएंगे उसको भी मैं यहीं पे समझाने जा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। C2 के बारे में बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, राइट। तो देखो C2 मतलब क्या हो गया, कार्बन 2 कार्बन, 6 + 6 कितने इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन। जो 14 से कम है तो आपका स्प्लिटिंग ऐसा ही रहेगा। 12 इलेक्ट्रॉन आप कैसे भरेंगे, ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहाँ तक भर जाएगा। तो आप ध्यान से देखो, ये बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग है, कैंसिल हो गए। बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग कैंसिल हो गए। उसके बाद ये बॉन्डिंग है और ध्यान से देखो तो इसका सारा का सारा इलेक्ट्रॉन किस में भरेगा, पाई वाले में। सिग्मा में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसलिए इसमें पूछा जाता है। तो इसमें पाई कितने हैं, 2, सिग्मा कितने हैं, 0। डेट मीन्स बॉन्ड ऑर्डर 2 होने की वजह से ये दोनों ही पाई। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि C2 इज द ओनली मॉलिक्यूल विच इज हैविंग बोथ बॉन्ड एज ए पाई बॉन्ड, देयर इज नो सिग्मा बॉन्ड। और ये सब हम कहाँ बात कर रहे हैं, गैस फेज में। गैस फेज में C2 मॉलिक्यूल में दोनों के दोनों पाई बॉन्ड है और इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 4 ऑप्शन आपको क्रिएट कर देगा और बोलेगा विच कंटेन ओनली पाई बॉन्ड, तो C2 इज द। अब इसको रटना नहीं है, आपको यहाँ से दिख जाएगा, राइट। ये अगर डायग्राम आपके माइंड में है तो आप क्विकली बता सकते हो। सिमिलरली और क्या पूछा जा सकता है कि अगर N2 से N2 माइनस बना रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड होगा, तो N2 से N2 माइनस मतलब 14, यहाँ पे 7 + 7 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 14, और यहाँ पे 14 में एक और आ गया तो 15। तो जो इलेक्ट्रॉन आपने ऐड किया वो कहाँ जा रहा है, तो ध्यान से देखो 14 कैसे भरोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये भर गया यहाँ तक। 15 जो माइनस तो कहाँ पे गया, ये पाई स्टार में। तो आंसर क्या हो जाएगा, पाई स्टार, कोई भी हो सकता है 2px और पाई स्टार 2py। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन हमने ऐड किया, या मान लो कि N2 से N2+ बनाया तो जो इलेक्ट्रॉन हटाया तो वो कहाँ से हटा, राइट। तो इस टाइप का कोई पूछ ले तो ये बस डायग्राम के थ्रू हो जाएगा और वेरी सिंपल है, ये याद रखना। सिमिलरली नेक्स्ट और कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको बोलेगा कि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बताओ N2+ में। तो N2+ का क्या मतलब हुआ कि नाइट्रोजन 7 + 7 14 और 1+ मतलब 1 चला गया तो 13 इलेक्ट्रॉन। 13 इलेक्ट्रॉन कैसे बनेंगे आप ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 यहाँ तक बनेंगे। बॉन्डिंग ब्लू वाले हैं, ब्लू वाले में देखो 2 और 2 4, राइट, और यहाँ पे 5, तो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 9 इलेक्ट्रॉन। और एंटी बॉन्डिंग में रेड वाले 2 and 2 4, तो एंटी बॉन्डिंग में कितना हो गए 4, राइट। तो इस टाइप से इंटीजर टाइप में मेंस में पूछे जा रहे हैं कि बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, राइट, सिग्मा बॉन्डिंग में कितने हैं, पाई बॉन्डिंग में कितने हैं, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं। इस टाइप का कुछ ही पूछ ले, क्यों, क्योंकि आपका डायग्राम ही आपके नज़र के सामने होगा तो आप कुछ भी इजीली बता सकते हो। एक और इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, Li2+ और Li2- में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पे बच्चे बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं तो 0.5 और 0.5 आता है। अब बॉन्ड ऑर्डर सेम तो दोनों की स्टेबिलिटी सेम कर देते हैं। तो ऐसे केस में कैसे चेक करेंगे, तो वो भी आपको यहीं से होगा। Li2+ का क्या मतलब हुआ कि 5 इलेक्ट्रॉन है और Li2- का
7 इलेक्ट्रॉन है। 5 इलेक्ट्रॉन आप कैसे भरेंगे, 1 2 3 4 5 यहीं तक, और 7 कैसे भरते हैं, 6 और 7 यहाँ तक, राइट। तो ऑलवेज जब बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाए तो आप कैसे पहचानेंगे, तो आपको क्या करना है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को काउंट करना है। अगर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा तो वो लेस स्टेबल होगा, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होती है, एनर्जी ज़्यादा तो स्टेबिलिटी कम। तो इसलिए इसमें अगर मैं बात करूं तो ABMO में कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें टोटल, तो सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि इसमें ABMO मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इसमें कितने होते हैं, 2 यहाँ और 1 यहाँ, 3 होते। तो चूंकि इसमें ज़्यादा एंटी बॉन्डिंग में ज़्यादा है तो लेस स्टेबल है, तो अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा जाता तो ये होता। तो ध्यान से देखो ट्रिक का पॉइंट क्या है। इन केस ऑफ चार्ज्ड मॉलिक्यूल, अगर मॉलिक्यूल पे प्लस चार्ज गिवन है, माइनस चार्ज गिवन है, तो ऐसे मॉलिक्यूल का शेप आप कैसे ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए मैंने ट्रिक को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। एक, जब आपको सेम एटम पे प्लस चार्ज या माइनस चार्ज गिवन है, एटम एक ही टाइप का, जैसे I3 माइनस, तो एटम आयोडीन ही है और उस पर माइनस है, राइट। तो अगर सेम एटम होंगे तो इन दैट केस आइदर प्लस चार्ज हो या माइनस चार्ज, आपको चार्ज किस पे देना है, सेंट्रल एटम पे, राइट। तो वेरी सिंपल हो गया, सेंट्रल एटम पे आपको चार्ज देना है। प्लस चार्ज होगा तो क्या करना है, जितना प्लस चार्ज होगा उतना इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम से निकाल देना, वैलेंस शेल वाला, ध्यान रहे। और माइनस चार्ज होगा तो जितना माइनस चार्ज होगा उतना इलेक्ट्रॉन ऐड कर देना, कहाँ, वैलेंस शेल में। तो ये दोनों आपको कहाँ करना है, ध्यान रहे, वैलेंस शेल में। दैट मीन्स लास्ट शेल में ये चीज़ें करनी है। एग्जाम्पल I3 माइनस हो गया, राइट। दूसरा केस क्या हो सकता है कि डिफरेंट एटम हो, तो इन दैट केस आपको क्या करना है, जो निगेटिव चार्ज अगर होंगे तो वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, EN बोले तो इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे देना है। नेगेटिव चार्ज कहाँ पे रहेंगे, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे। वैसे ही अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो कहाँ देना है, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे। ये ट्रिक का पॉइंट है, ध्यान रखना है। नाउ निगेटिव के केस में एक और काम आप कर सकते हो, एक और ट्रिक है कि जितना निगेटिव चार्ज होगा उतना ही हाइड्रोजन आप ऐड कर दो उस चार्ज मॉलिक्यूल में, राइट। तो उससे भी आप कर सकते हैं। निगेटिव के केस में ये करना, पॉजिटिव में ऐसा नहीं करना, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल CO3 2 माइनस, राइट। तो यहाँ पे जो माइनस चार्ज है वो किस पे जाएगा, ऑक्सीजन पे जाएगा। क्यों, कार्बन लेस है, ऑक्सीजन मोर है, तो ऑक्सीजन पे जाएगा। या फिर इसको ही कैसे कर सकते हैं, 2 निगेटिव है तो इसको क्या कर लो, H2CO3, पहले इसका ड्रॉ कर लो, फिर हाइड्रोजन बाद में हटा देना, तो ऐसे कर सकते हैं। जैसे SO4-2, अगेन सल्फर ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन निगेटिव है तो ये दोनों माइनस चार्ज ऑक्सीजन पे जाएगा, या फिर इसको H2SO4 कर लो। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ पे प्लस में ऐसा आपको नहीं करना है, इसका मैं अभी ड्रॉ करके बताऊंगा। नाउ एक पॉइंट जो पूरे मॉलिक्यूल में, चाहे वो चार्ज्ड हो या अनचार्ज्ड हो, सब में सेम लगेंगे। और वेरी इंपॉर्टेंट है कि ऑलवेज आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है क्या, सराउंडिंग एटम का ऑक्टेट। जब भी आप मॉलिक्यूल का शेप या रफ स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हो तो आपको ऑलवेज सराउंडिंग को चेक करना है कि क्या सराउंडिंग का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ कि नहीं। सेंट्रल का हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, या ऑक्टेट से ज़्यादा भी हो सकता है अगर वो थर्ड पीरियड या उससे नीचे वाले हैं तो, राइट। तो इसलिए आपको कभी भी जो ध्यान देना वो किस पे, कि सराउंडिंग का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ कि नहीं, क्योंकि उसका होना ही है और सारे सराउंडिंग एटम का होना ही है। सेंट्रल के केस में एक्सपेंड भी हो सकता है, एक्सपेंडेड ऑक्टेट के रूल लग जाएंगे, राइट। कम भी हो सकता है, राइट, और कंप्लीट भी हो सकता है। तो इसलिए सेंट्रल को न चेक करके आप सबसे पहले किसको चेक करेंगे, सारे सराउंडिंग एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ कि नहीं। हाइड्रोजन के केस में डिप्लेट चेक करते हैं। तो ये मेरे ट्रिक का पॉइंट है। अब मैं एप्लीकेशन लेके बताता हूँ। नाउ एप्लीकेशन, तो ध्यान से देखो, I3 माइनस है, राइट। तो माइनस चार्ज आ गया, सेम टाइप का एटम है, तो आप किसको देंगे, सेंट्रल वाले को। तो सेंट्रल वाले को देंगे तो आयोडीन के लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 7, राइट। तो एक माइनस है तो एक और इसको देंगे तो 8 हो जाएगा, इसलिए इस पर आ जाएगा माइनस। दूसरा आयोडीन है और एक आयोडीन इधर, राइट। इस आयोडीन के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, इस आयोडीन के भी लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन इससे कनेक्ट करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन इससे कनेक्ट करेंगे। एक रफ स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेना है। तो आप ध्यान से देख सकते हो, सेंट्रल एटम ने 2 सिग्मा बनाया है, राइट। और लोन पेयर 1, यहाँ ये 2 और यहाँ ये 3, तो 3 लोन पेयर है। 2 + 3 है तो शेप क्या हो जाएगा इसका, लीनियर,
राइट। हाइब्रिडाइजेशन पूछे तो sp3d, राइट, क्योंकि 5 हो गए, ये सब आपको बता रखा बॉन्डिंग में। यहीं पे अगर ध्यान से देखो तो फॉर्मल चार्ज आपको पूछ सकता है, तो ध्यान से देखो, ये मैं जो बोला था कि सराउंडिंग का ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो इस आयोडीन का कंप्लीट है, यस 7 था और एक शेयर किया तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ भी देखो 2, 4, 6 और शेयरिंग वाले दोनों काउंट होते हैं तो 8। तो सराउंडिंग का हमने किया है, जो सेंट्रल है उसका ऑक्टेट से ज़्यादा हो सकता है, जैसा कि इस केस में हो रहा है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। नाउ एक वर्ड होता है फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज मतलब कि हर एटम पे क्या चार्ज है वो आपको बताना है, तो ये देख करके आप बता सकते हो। आप आई पे, इस आई पे एक -1 का चार्ज है, इस पे कोई चार्ज नहीं तो 0, इस पे फॉर्मल चार्ज 0, इस पे भी फॉर्मल चार्ज 0, इस पे -1, तो ये सब भी कुछ पूछे जा सकते हैं। CO3 2- डिफरेंट एटम है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव चार्ज कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन पे। इसका एक और ट्रिक क्या दिया कि इसमें क्या कर लो, जितना नेगेटिव है उतना हाइड्रोजन, तो H2CO3 आपको मालूम है कार्बन सेंट्रल एटम, राइट, C डबल बॉन्ड हो, जब भी हाइड्रोजन होंगे ऑक्सीजन होंगे तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच करना है, तो ये हो गया आपका। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1, 2, 3 और ये तो पाई है, 3 सिग्मा है, 0 लोन पेयर, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 ट्राइगोनल प्लेनर शेप हो जाएंगे, राइट, सब बता रखा हूँ। नाउ सर हमें तो माइनस का बनाना था, तो इसी को हटाओगे तो इस ऑप्शन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव, वही हाइड्रोजन को हटा देना है, इस हाइड्रोजन को एक बॉन्ड हटाए, एक नेगेटिव। अगेन फॉर्मल चार्ज पूछेगा तो इस ऑक्सीजन पे -1, इस ऑक्सीजन पे -1, इस कार्बन पे 0 और इस ऑक्सीजन पे 0, राइट। अब ध्यान से देखो तो सारे जो सराउंडिंग है उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, इसलिए वो मैंने ट्रिक के पॉइंट में लिखा था, राइट। तो आपको फॉर्मल चार्ज निकालना भी बहुत ईजी है, स्ट्रक्चर से निकाल लेंगे। जैसे SO4 -2, तो अगेन 2 माइनस है तो क्या कर दोगे, H2SO4। सल्फर है, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, एक O के साथ H और एक O के साथ H, राइट। चूंकि -2 है मतलब यही 2 हाइड्रोजन हटा देना आपको, तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव और यहाँ पे इसके लिए आ जाएंगे नेगेटिव। तो फॉर्मल चार्ज पूछे तो इस पे -1, इस पे -1, बाकी सब पे 0 है, राइट। और ध्यान से देखो सारे सराउंडिंग का ऑक्टेट कंप्लीट होगा, ये ध्यान रखना। जैसे यहाँ पे अगर इस ऑप्शन का चेक करूँ तो 6 इलेक्ट्रॉन थे लास्ट शेल में, 2, 4, अब ये शेयरिंग वाले 2, 6 और ये 2, 8, सबका होगा। माइनस वाले का भी गिनना तो ध्यान से देखो तो इसके पास 6 था, 2, 2, 4, एक 5 और एक 6, राइट, और एक माइनस की वजह से आ गया, ये ध्यान रखना। तो टोटल 7 हो गए। तो अब ध्यान से देखो तो 2, 4 और ये 6 और ये 2, 8। ऑलवेज सराउंडिंग के ऑक्टेट को कंप्लीट करना, हाइड्रोजन के केस में डुप्लीट होगा, राइट। जैसे Hgf5+ डिफरेंट आइटम है, राइट। अब यहाँ पे ध्यान से देखो तो प्लस किस पे देना है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे। यू नो पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, तो इस पे प्लस नहीं आएगा, प्लस किस पे आएगा, Hg पे। तो Hg के लास्ट शेप में 8 इलेक्ट्रॉन थे, एक प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन हटा देना है, तो इसलिए उस पर अब आ जाएगा प्लस। 5 फ्लोरीन है, आप अटैच कर दो 5 फ्लोरीन, राइट, जैसे मन करे पहले। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 5 सिग्मा 1 लोन पेयर है, राइट। तो 5 सिग्मा 1 लोन पेयर से इसका शेप क्या हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल, राइट। ये सब आपको बता रखा हूँ। फॉर्मल चार्ज पूछे तो जेनॉन पे +1 होगा, बाकी सारे फ्लोरीन पे 0। तो ऐसा नहीं कि आपको कोई फॉर्मूला रटना है, वेरी सिंपल है। नेक्स्ट फिफ्थ में NO2+, राइट। तो अब यहाँ पे प्लस चार्ज है तो कहाँ पे देना है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो किस पे आएगा वो, नाइट्रोजन पे। तो नाइट्रोजन के लास्ट शेल में थे 5 इलेक्ट्रॉन, राइट। एक प्लस आने से एक हटा देंगे और इस पर क्या आ जाएगा, प्लस। उसके बाद ऑक्सीजन, तो ये डबल बॉन्ड वो बना सकते हैं और ये इस टाइप से। तो फॉर्मल चार्ज पूछे तो इस पे +1 का, बाकी पे 0 है, तो ऐसा आप कर सकते हो। वैसे NO3-, राइट। अब NO3- है तो माइनस चार्ज किस पे आएगा, अब इस बात ऑक्सीजन पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ध्यान से देखो अगेन नाइट्रोजन के लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, राइट, और 3 ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो। अब डबल बॉन्ड हो मत बनाना, एक आपको कोऑर्डिनेट बनाना पड़ेगा, क्योंकि यू नो नाइट्रोजन मैक्सिमम कितना बॉन्ड बना सकता है, 4, और माइनस जो है वो ऑक्सीजन पे आएगा। तो ऑक्सीजन पे 6 थे, एक आया तो इसलिए इस पर माइनस आएंगे 7, तो इसे कर लेगा, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसका कंप्लीट, और ये कोऑर्डिनेट है तो इसका कंप्लीट। बट ये डोनर है, ये डोनेट क्या है, तो डोनर पे प्लस आता है और एक्सेप्टर पे माइनस, तो इसलिए यहाँ पे ध्यान से देखना। तो अगर आपको पूछा जाए फॉर्मल चार्ज तो इस पे तो 0 है, इस पे दिख रहा है -1, इस पे दिख रहा है +1, इस पे दिख रहा है -1, तो ये सब पॉइंट का ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। सिंपल स्ट्रक्चर से जाना है, कोई भी फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। नाउ NH4+, तो यू नो
NH3 होता है तो आप कैसे ड्रॉ करते हैं, वेरी सिंपल ऐसे, और इसके पास लोन पेयर रहता है, राइट। अब यहाँ पे प्लस है तो किसको मिलेगा, वो हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन के लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन था, निकल गया, इसलिए इस पर क्या आ गया, प्लस, राइट। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव प्लस देना। अब यहाँ पे नाइट्रोजन इसको अपना कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसमें एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन लेके जाता है, एक के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। तो अभी ध्यान से देखना, अभी ये नाइट्रोजन दे रहा है, डोनर है तो इस पर आएगा प्लस, एक्सेप्टर है तो इस पर माइनस, तो ऑलरेडी प्लस था और माइनस, तो ओवरऑल ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, इस पर चार्ज जीरो हो जाएगी। तो फॉर्मल चार्ज पूछेगा तो अब ध्यान से देखो, इस पे जीरो, इस पे जीरो, इस पे जीरो, नाइट्रोजन पे +1 और इस पे जीरो हो गया, राइट। क्यों, क्योंकि पहले से प्लस था और एक्सेप्ट किया तो माइनस। तो ये पॉइंट का ध्यान रखना, ऐसे ही आपको जाना है, बिल्कुल कोई फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। ये कोई चार्ज मॉलिक्यूल नहीं है, इसके लिए समझाया कि ओजोन के केस में बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं। ऑक्सीजन आपके पास है तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना दिया, राइट। और एक और ऑक्सीजन है तो इसके लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके लास्ट शेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन था, तो ये इसको कोऑर्डिनेट करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन 3 बॉन्ड से ज़्यादा नहीं बना सकता है, तो कोऑर्डिनेट करेंगे। तो ये डोनर है तो इस पर प्लस, ये एक्सेप्टर है तो इस पर माइनस, राइट। वेरी सिंपल है, इसलिए अगर फॉर्मल चार्ज पूछे तो इस ऑक्सीजन पे जीरो हो जाएगा, इस पे दिख रहा है +1 और इस पे दिख रहा है -1, राइट। तो वेरी सिंपल है, फॉर्मल चार्ज अगर पूछ ले या किसी भी चार्ज मॉलिक्यूल का आपको शेप बताना हो, स्ट्रक्चर बताना हो, हाइब्रिडाइजेशन बताना हो, कुछ भी बताना हो तो आप बता सकते हैं, कितने सिग्मा कितने लोन पेयर, बस मेरे इस ट्रिक को अच्छे से समझ लेना है।